गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी की कक्षा में क्षितिज का गद्य खंड में अध्याय 1, जो कि बहुत ही मनोरंजक कहानी है, दो बैलों की कथा सुनेंगे और समझेंगे। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है और बहुत ही मानवीय संवेदनाओं, भावनाओं से जुड़ी हुई कहानी है, जो हमें बहुत सारे मूल्यों की ओर ले जाती है। इसे शुरू करने से पहले हम थोड़ा मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे। मुंशी प्रेमचंद सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार और कहानीकार थे। इनका जन्म 1880 में बनारस में हुआ था और इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इनका जीवन जो है, संपूर्ण जीवन अभावों में बीता था, गरीबी निर्धनता में बीता था। इन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु गांधी जी से प्रभावित होने के कारण असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और इसके बाद वो पूरा आजीवन लेखन कार्य के प्रति ही समर्पित रहे। उनका जो विषय था, उनकी जितनी भी कहानियां, हम बहुत सारी कहानी हैं, उनके लगभग 300 से अधिक कहानी संग्रह हैं और कुछ उपन्यास हैं, जिनमें सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, गोदान उल्लेखनीय है। गोदान विश्व स्तरीय उपन्यास था, जिसने गोदान एक ऐसा उपन्यास है जिसने मुंशी प्रेमचंद जी को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलवाई। और इनकी कहानियां कुछ तो हमने 8th में भी पढ़ी थी। बूढ़ी काकी, मंत्र, बहुत ही हृदय स्पर्शी कहानियां इन्होंने लिखी और उसका कारण इसलिए था क्योंकि इनकी भाषा बहुत सहज व सरल रही है, मुहावरेदार, लोकोक्तियों से जुड़ी हुई। और जो विषय जो लेते थे, ये लेते थे बहुत ही अपने आसपास से। इन्होंने ज़्यादातर अपने विषयों का जो आधार बनाया है वो गरीब, किसान और शोषणकारी वर्ग को ही चुना है। जितने शोषित वर्ग था, उसको, शोषित वर्ग में किसान हो या वो निचले वर्ग के लोग हों, उन्हें ही अपनी कहानी का आधार बनाया है। इनकी कहानी बनावटीपन से, आडंबर से बिल्कुल दूर और बिल्कुल सहज सरल भाषा में है। अब हम आएंगे दो बैलों की कथा पर। दो बैलों की कथा जैसा नाम से ही है, दो बैलों की कहानी है इसमें। और सबसे पहले इस कहानी में जो पात्र एवं चरित्र चित्रण है वो हम थोड़ा सा समझ लेंगे। पात्र कौन कौन है? पात्र का मतलब जैसे कोई स्टोरी होती है तो उस, हम फिल्म देखते हैं, फिल्म में हीरो होते हैं, हीरोइंस होती हैं, विलन्स होते हैं, ऐसे ही इसमें कौन कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो नायक कह सकते हैं हम जिसे कहानी के, वो हैं दो बैल, जिनमें से एक का नाम है हीरा और एक का नाम है मोती। और इनकी जाति देखो, जैसे इंसानों की जातियां हैं, ऐसे ही क्वालिटी वाइज, विशेषताओं के आधार पर जानवरों की भी जातियां होती हैं। तो ये पछाई जाति, कौन सी जाति के बैल थे? पछाई जाति के सुंदर, सुडोल, मेहनती बैल थे। तो दो बैल, हीरा और मोती। और झूरी की पत्नी, अब झूरी की पत्नी से पहले हम झूरी का बताएंगे। झूरी परिश्रमी किसान, ये 3 लोग हैं जो संपूर्ण कहानी इन तीनों के इर्द गिर्द ही घूमती है। झूरी परिश्रमी किसान, जानवरों से अत्यधिक प्रेम करने वाला, बैलों के प्रति आत्मीय व दयालुता का भाव रखने वाला और परोपकारी। फिर 4th नंबर पर है झूरी की पत्नी, गुस्से वाली और थोड़ी चिड़चिड़े स्वभाव की, जानवरों से अधिक या लगाव नहीं रखने वाली। एक गधा है, बुद्धिहीन जानवर, सुख दुख हानि लाभ में एक समान, मूर्ख, सहनशील। गधे को तो समझा ही जाता है मूर्ख। इसके बाद है दड़ियल कसाई, एक कसाई का पात्र है। एक पात्र कसाई है, अत्यंत कसाई तो होते ही, क्रूर, कठोर स्वभाव का व्यक्ति। भाई अगर वो कठोर नहीं होगा, क्रूर नहीं होगा, तो किसी जानवर पे कैसे जानवर के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। और बैलों को मारना, बेचना, ये उसका काम है। अब इसमें एक है झूरी का साला, जिसका नाम है गया। क्या नाम है? गया।
स्वार्थी है, अत्याचारी है, क्रोधी है, पशुओं के प्रति अत्यंत असहिष्णु, यानी कि विलेन है हमारा इसमें गया। हीरो है झुरी, है ना। और हीरो के साथ जो मेन कैरेक्टर हैं वो है हीरा और मोती। एक इसमें पात्र है भैरव की लड़की, बहुत दयालु है, परोपकारी है और सौतेली माँ की प्रताड़ना सहने के कारण बैलों के प्रति आत्मीय भाव रखने वाली लड़की है। ये इसके मुख्य पात्र थे। अब हम थोड़ा सा कहानी को देखो, बुक्स में जो है हमारी कहानी, उसके आधार पर थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी। देखो, जो कहानी हमारी शुरुआत होती है कहानी की, वो है जानवरों में सबसे गधा जो है बुद्धिहीन समझा जाता है, यानी कि समझा जाता है गधे में बुद्धि नहीं होती, मूर्ख समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, जब हमें किसी को कहना हो कि बेवकूफ़ है, तो हम क्या कह देते हैं उसे? बेवकूफ़ ना कह के उसे गधा कह देते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है? निरापद सहिष्णुता यानी बिना किसी तर्क वितर्क के उदार दृष्टिकोण अपनाना, सबके प्रति समान भाव रखना, बिना क्रोध के जीवन बिताना। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो सिंघनी का रूप धारण शेरनी की तरह होती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी क्रोध उसे भी आता है, इतना सीधा कुत्ता नहीं होता। किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए देखा ही नहीं, इसलिए उसे मूर्ख समझा जाने लगा। चाहे कितना भी मारो गरीब को, कैसी भी घास दे दो, कैसा भी खाना दे दो, है ना, लेकिन वो कभी भी उसका निरादर करके कभी असंतोष नहीं दिखाता। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं, अगर हम दूसरी दृष्टि से कहें तो कवि ने बहुत ही अच्छे व्यंग करते हुए लिखा है कि देखा जाए तो ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। पराकाष्ठा यानी अपनी अंतिम सीमा में जो है पूरी तरह से बैलों के अंदर पाए जाते हैं। पर आदमियों से क्या कहता है? बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, यानी कि देखा जाए तो गधे में सारे गुण सद्गुण हैं। सहनशील है, क्रोधी बिल्कुल भी नहीं है, सबको समान भाव से सहिष्णु है, लेकिन फिर भी क्या है? मूर्ख है। तो इसका मतलब देखा जाए तो अगर मुंशी प्रेमचंद जी कहना ये चाह रहे हैं कि अत्यधिक अगर हमें सहनशील होना चाहिए, अपने परिश्रम के प्रति धैर्यवान होना चाहिए, फल के प्रति, लेकिन अगर हमें दिख रहा है कि कहीं अन्याय है या कुछ अनुचित बात है तो उसका अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो वो क्या होंगे? हम गधे। क्या बनेंगे? गधे कहलाएंगे। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी ने उनके बारे में बताया। अब हीरा मोती की मित्रता के बारे में। झूरी के पास बैलों की एक जोड़ी थी, दोनों पछाई जाति के थे और अपने मालिक से उन दोनों को बहुत प्रेम था, और मालिक को यानी झूरी को उन दोनों से बहुत प्रेम था। वह आपस में भी गहरी मित्रता थी। वे आंखों ही आंखों में एक दूसरे की बात को समझ लेते थे। हीरा सहनशील धैर्यवान था, मोती थोड़ा सा आवेश में आ जाता था। किसी कारणवश झूरी ने बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। कारण क्या था? कारण ये था कि वो अपने साले गया यानी अपने पत्नी के भाई को उसके खेती के लिए उसकी मदद करना चाहता था, तो उसने अपने बैलों को उसके पास भेज दिया। बैलों ने समझा कि मालिक ने उन्हें बेच दिया है। झूरी का साला गया, उसे धकेलता हुआ, उन्हें जोर से धक्के मुक्के करता हुआ उन दोनों को ले गया, जो कि उनके मालिक ने उनके साथ कभी ऐसा नहीं किया था। तो उन्हें बहुत अजीब लग रहा था बैलों को। शाम के समय वे झूरी के साले के यहाँ पहुंच तो गए, पर उन्हें अपनापन नहीं लगा और उन्हें जो बेगानापन था वो बहुत परेशान करने लगा। उन्होंने चारा भी नहीं खाया और भूखे प्यासे वो पड़े रहे। रात को आंखों ही आंखों में बातें करने लगे, यानी इशारों इशारों में उन्होंने कुछ बात की, और दोनों बैल झूरी के साले गया के घर से भाग गए, सीधा झूरी के यहाँ आकर रुके। झूरी ने प्यार किया, सहलाया, लेकिन मालकिन जो उसके भाई के यहाँ से भाग कर आए थे, उसने उन्हें नमक हराम कहा और खाने के लिए सूखा चारा, गुस्से में कि आओ भाग कर आओ तुम, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। तो उसने गुस्से में क्या दिया? उन्हें सूखा चारा दिया। झूरी ने नौकर से खल डालने को कहा, पर नौकर मालकिन के डर से, जब मालकिन ने मना कर दिया, मालकिन ने उन्हें सूखे चारे देने का दंड दिया एक तरह से, कि वो उसके भाई के यहाँ से भाग कर आए थे। तो फिर नौकर कैसे दे सकता था? हीरा मोती को वापस झूरी के ससुराल भेज दिया गया जबरदस्ती। ऐसा अपमान पहले कभी ना हुआ था। झूरी के साले ने मोटे रस्सियों से उन्हें बांध दिया और डंडे ही डंडे उन पर बरसा दिए।
वे हल में जुतने को तैयार न थे। गले में मोटी रस्सी होने के कारण वो जल्दी ही पकड़े गए। सूखा चारा मिलने पर भी उन्होंने उसमें मुंह नहीं डाला, क्योंकि उनका मालिक उन्हें ऐसा चारा नहीं देता था। गया ने भी गुस्से में उन्हें सूखा चारा और उन्हें खूब प्रताड़ित किया, खूब मारा पीटा। पर संध्या समय भैरव की छोटी बच्ची उन्हें एक रोटी खिला गई। एक छोटी बच्ची, क्योंकि उसकी माँ नहीं थी, तो वो क्या करती थी, चुपचाप आंख बचाकर अपने हिस्से की एक रोटी उन दोनों बैलों को खिला जाती थी। इस प्यार से दोनों की आत्मा तृप्त हो गई। वो रोटी उनके लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थी, लेकिन उस रोटी के पीछे छिपा उस लड़की का प्यार, अपनापन और उसकी भावनाएं जो जुड़ी हुई थी वो बैलों तक पहुंच चुकी थी, और वो उसके लिए भावनाएं रखते थे। वो समझते थे कि ये जो है हमसे प्रेम करती है और यह अनाथ बच्ची है, और इसकी माँ, इसकी सौतेली माँ इसे दुख देती है, परेशान करती है। सौतेली माँ से पीड़ित इस बच्ची को देख मोती का दिल हुआ कि भैरव की पत्नी को उठाकर पटक दे, लेकिन हीरा ने उसे औरत जात पर सींग चलाने से मना कर दिया। यानी कि हीरा ने, जो मोती था, वो चाहता था कि इस बच्ची को, क्योंकि उन दोनों को आपस में लगाव हो गया था उस बच्ची से, क्योंकि वो उनके लिए मृदुल भावना रखती थी, तो वो चाहता था कि इसकी माँ को पटक करके इसे, बच्ची को आजाद कर दूं दुखों से। लेकिन उसने मना कर दिया कि औरतों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अब रात को जब रस्सी चबाकर भागने की योजना बना रहे थे, लेकिन रस्सी इतनी मोटी थी कि उन्हें चबाकर काटना आसान नहीं था, तब भैरू की बेटी आई और उसने चुपचाप रस्सी खोल दी। वह बच्ची के स्नेह के कारण पहले तो भागे नहीं, लेकिन फिर बच्ची शोर मचाने लगी तो वह भाग गई। और जब वे दोनों भाग खड़े हुए, भागते भागते रास्ता भटक गए। गांव पार करते हुए किसी खेत में घुस गए। रास्ता भटक कर खूब मटर खाई और मस्ती में झूमने लगे। पेट भरा होने पर कुछ सूझा तो है नहीं उन्हें। अचानक आ गया उनके सामने से एक सांड। सांड को देखकर पहले तो वो घबरा गए, क्योंकि वह उनसे बहुत ही हट्टा कट्टा सांड था। सांड को हराकर नशे में चूर, पहले तो वे घबरा गए, फिर उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। एक एक करके हम अगर इससे लड़ेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे, लेकिन हम दोनों मिलकर इसका मुकाबला कर सकते हैं। एक आगे से भिड़ता तो दूसरा पेट में सींग मारता। सांड को दोनों तरफ से लड़ाई, उन्होंने दोनों तरफ से, एक ने सींग मारे, एक ने पैर मांगे, एक ने गिराने का प्रयास करा, और उन्होंने उसको हराकर भाग खड़ा कर दिया। सांड को हराकर नशे में चूर वे सामने मटर के खेत में दोबारा घुस गए, लेकिन क्या उनका नसीब अच्छा नहीं था, मालिक आ गया। हीरा भाग सकता था, लेकिन मोती की खातिर वह भी पकड़ा गया। उसने देखा जब मोती नहीं भाग पा रहा है, वो पीछे रह गया, तो वो भी पकड़ा गया, क्योंकि उन्हें दोनों को साथ रहना था। लठैतों ने उन दोनों को पकड़ा और कांजी हाउस दे दिया। कांजी हाउस जहां पर जानवर रहते थे, जानवरों को डाल दिया जाता था और धीरे धीरे उनकी कटाई करके उन्हें बेच दिया जाता था। कांजी हाउस में हीरा और मोती जब पहुंचे तो उन्होंने अनेक जानवर मुर्दों की तरह भूखे प्यासे खड़े देखे। रात्रि को हीरा, अब उन्होंने सोचा यहाँ तो जानवरों की हड्डियां लगे हुए थे, सारी हड्डियां जानवरों के दिखाई दे रही थी, दुर्बल थे, ना उन्हें खाने के लिए कुछ अच्छा था, ना पीने के लिए, ना रहने के लिए अच्छी जगह थी, ना उन्हें कोई प्यार दर्शाने वाला वहां पर था। अब उन्होंने सोचा यहाँ पर हम नहीं रहेंगे। रात को हीरा ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, और तभी उसे एहसास हो गया कि जो दीवार है वो कच्ची मिट्टी की है, थोड़ी मेहनत अगर हम कर लें तो ये तोड़ सकते हैं। इसलिए हीरा ने सींग मारे, लेकिन चौकीदार ने देख लिया और हीरा को मोटी रस्सी से बांध दिया। वो समझ गया कि अगर इसे मोटी रस्सी से और जानवरों की तरह नहीं समझना है, इसे मोटी रस्सी से बांधो वरना ये भाग जाएगा। मोती ने समझाया कि इस तरह करने से तो बहुत मार पड़ेगी, लेकिन हीरा का कहना था कि इस तरह से हमारे बहुत से साथी जो दूसरे वहां जानवर पहले से बंद हैं वो तो बच जाएंगे। मोती और हीरा ने मिलकर, दोनों ने मेहनत की, दोनों ने एक साथ उस पर जोर लगाया, सींग मारे और कांजी हाउस की दीवार तोड़ दी। वहां बंधे सभी जानवरों ने फुर्ती दिखाई और भाग खड़े हुए। हीरा ने मोती से कहा, क्योंकि हीरा के जो गले की रस्सी थी वो नहीं कटी थी और मोती की खुल गई थी, तो हीरा ने मोती से कहा कि भाई मेरी रस्सी नहीं खुली, तुम क्यों यहाँ बंध रहे हो, तुम भाग जाओ नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। पर मोती हीरा को छोड़ कैसे जाता, उसने दोस्ती की खातिर वहीं रहना उचित समझा। उसने कहा नहीं, जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ, तुम्हें अकेला छोड़कर, यहाँ मरने के लिए छोड़कर मैं भाग नहीं सकता, मैं तुम्हारे साथ ही भागूंगा, और अगर तुम नहीं भाग सकते मैं तुम्हारे साथ ही बंदी बना पड़ा रहूंगा। सुबह कांजी हाउस में खलबली मच गई।
दोनों की पिटाई हुई क्योंकि सारे जानवर भगा दिए थे उन्होंने। दोनों की खूब मार पड़ी और उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। हीरा मोती लगभग 1 सप्ताह कांजी हाउस में बंधे रहे। उन्हें ना खाने को मिला और उनकी ठठरियां निकल गई। ठठरियां मतलब हड्डे, सारे अंदर के जो अंतड़ियां थी, फेफड़े थे, सब दिखाई दे रहे थे। खाल बिल्कुल गायब हो गई। दिन में कोई एक आध बार आकर उन्हें पानी पिलाया जाता, नहीं तो नहीं, क्योंकि किसी को उनके जीवन की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन वे दोनों एक दड़ियल कसाई के हाथों बेच दिए गए। कांजी हौस से भी क्या हुआ, कसाई को बेच दिए गए। रास्ते में उन्हें गाय भैंसों का झुंड प्रसन्नता से कूदता हुआ दिखाई पड़ा जब वो कसाई के साथ जा रहे थे। अब वे जाते जाते सोचने लगे कि दो साथियों की कसाई के हाथों में देखकर भी उन्हें दुख नहीं हुआ। ये सब कितने स्वार्थी हैं। वे समझ गए कि उन्होंने सोचा हमने इतने सब जानवरों की तो मदद की, लेकिन वो दिल के अच्छे थे। सारे लोग तो एक जैसे नहीं होते, तो सारे जानवर भी एक जैसे नहीं होते। तो उन्होंने सोचा कि झुंड आ रहा है, शायद ये हमारी मदद कर दें। अपने मन में एक उम्मीद थी उनके, लेकिन वो जो है अपनी मस्ती में झूमते हुए सारे जानवर, गाय भैंस निकल गई। तब उन्होंने सोचा कि बड़े स्वार्थी हैं। अब दड़ियल के साथ जाते जाते हीरा मोती को लगने लगा कि रास्ता जो है, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, कुछ जाना पहचाना सा है। अब उस रास्ते को वो पहचान गए और वो तेजी से भागने लगे और भागते भागते कहाँ पहुंच गए, झूरी के घर। उस रास्ते की पहचान वो क्या करने लगे थे, उन्हें समझ आने लगा था कि ये रास्ता जो है झूरी के घर की तरफ, हमारे मालिक के घर की तरफ जाता है। और वो भागकर झूरी के घर यानी अपने मालिक के घर के पास जाकर खड़े हो गए। अब झूरी ने बाहर आकर जब दरवाजे पर, थान कहते हैं जहां पर गाय बैल जो है, गाय भैंस, ये उनके खाने का प्रबंध किया जाता है। झूरी ने जब उन्हें देखा तो उसकी आंखें पानी से भर आईं, आंसू बहने लगे और दोनों बैलों की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। और झूरी ने उन्हें प्यार से गले लगा लिया। वे भी झूरी का हाथ चाटने लगे। दोनों, सारे लोग, गली मोहल्ले के सारे गांव के लोग खड़े होकर उनके इस मिलन को देखकर भाव द्रवित हो गए। पीछे से आकर दड़ियल ने बैल की रस्सियां पकड़ ली, पर मोती ने ऐसा सींग चलाया कि जो दड़ियल किसान वो था, कसाई था, वो सिर पर पांव रखकर भाग गया, यानी कि वापस उल्टे पैर। डर के मारे उसे दिख गया कि अगर मैंने इन्हें छेड़ा तो क्या होगा, मैं मारा जाऊंगा। वो भाग गया। झूरी ने प्यार से नांदों में खली, चोकर, भूसा उन्हें खूब प्यार से खिलाया, क्योंकि वो जानता था कि बहुत दिनों बाद मिले हैं और अब कितने दिन से ये भूखे हैं। दोनों मित्र प्रसन्न हो गए, इत्मीनान से चारा खाने लगे। गांव भर में दोनों की खूब प्रशंसा हुई और उनके इस प्रेम को, तीनों के इस प्रेम को देखकर उनकी मालकिन जो थी, उसकी भी आंखों में आंसू आ गए और उसका हृदय परिवर्तित हो गया। उसने भी आकर दोनों को प्यार से माथा, उनका दोनों बैलों का माथा चूम लिया। ये थी हमारी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित दो बैलों की कहानी।